नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी चौहान और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहेवियर प्रॉब्लम्स अमंग चिल्ड्रन। और आज हमारे साथ में हमारी एक्सपर्ट जुड़ी हुई हैं डॉक्टर साधना जैन जी, जो कि प्रोफेसर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली एम्पावरमेंट, अदिति महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार शिल्पी जी। जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। जी मोस्ट वेलकम मैम। सो मैम, जैसा मैंने शुरू में बताया कि आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो क्यों होती हैं और उनका क्या समाधान है, कैसे पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम इस पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। तो मैम, सबसे पहले ये बताइए कि जो बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं वो जनरली कब से स्टार्ट हो जाती हैं, जो पेरेंट्स को पता ही नहीं चल पाता है। शिल्पी जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती क्या हैं। जी, बहुत सी अलग अलग तरह की, जैसे हम कहते हैं व्यवहारगत प्रॉब्लम होती हैं। और देखा जाए तो बच्चा जैसे जैसे ग्रो करना शुरू करता है तो उसमें डेवलपमेंटल चेंजेस जैसे जैसे आते हैं तो उसके साथ कई बार बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज हो जाते हैं, बिहेवियरल डिफिकल्टीज उनमें आती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो उसके साथ साथ उनको ओवरकम करता जाता है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो अभी बच्चे जैसे हम कहें इन्फेंट की बात करें तो हम देखते हैं 7-8 महीने का बच्चा जो है अंगूठा चूसना स्टार्ट कर देता है, थंब सकिंग शुरू हो जाती है। थोड़ा और बड़ा होता है तो हम देखते हैं कि 4-5 साल के बच्चे कई इस तरह के होते हैं जो कि बेड वेटिंग करते हैं, बिस्तर गीला कर लेते हैं, उनमें प्रॉब्लम होती है। या कई बारी वो है उनका बाउल कंट्रोल भी नहीं हो पाता तो कई बारी वो पॉटी भी कर देते हैं अपनी नैपीज में या अपने कपड़ों में। थोड़े और बड़े होते हैं तो बच्चे टेम्पर टैंट्रम्स थ्रो करना शुरू करते हैं, अपना गुस्सा दिखाना शुरू करते हैं। तो इसके बहुत से कारण होते हैं। कई बारी ये इश्यूज जो है धीरे धीरे अपने आप को, जैसे मैंने कहा, वो बड़े होते हैं तो ओवरकम हो जाती हैं। और कई बारी ये प्रॉब्लम्स जो हैं और ज़्यादा सीरियस रूप ले लेती हैं। जी। तो मैम, इस सीन में पेरेंट्स को सावधान होने की कब जरूरत है? सबसे पहले पेरेंट्स को ये देखना है कि स्टेज स्टार्ट हो गई है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है कि बार बार प्रॉब्लम बच्चे के अंदर, उसके बिहेवियर अंदर नजर आ रही है। इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। क्या बहुत ज्यादा एग्रेशन शो कर रहा है बच्चा, जैसे अपने आप हाँक कर रहा है, मारना पीटना, चूटी काटना, इस तरह कर रहा है। जैसे अगर हम एग्रेसिव बिहेवियर की बात करें, या दूसरे लोगों को हार्म कर रहा है, दूसरे लोगों को मार रहा पीट रहा है, या चीजें फेंक रहा है, थ्रो कर रहा है। उसकी ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर तक उसका इस तरह का बिहेवियर रहता है। क्या ये बार बार हो रहा है, वंस इन अ वाइल हुआ तो मे भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है या उसकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हुई है, कोई और बात भी हो सकती है, उसको कोई स्ट्रेस भी हो सकता है। लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो इसका मतलब ये एक उसके अंदर एक हैबिट डेवलप हो रही है। अगर जैसे हम एग्रेशन की बात करें, जो बच्चे होते हैं, कई बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा, उस केस में हमें ये देखना जरूरी है कि उसकी इंटेंसिटी बार बार कितनी हो रहा है और कितनी ड्यूरेशन रहता है। अगर टाइम ज्यादा इंटेंस बिहेवियर है तब हमें ना होने की जरूरत है। और बच्चे को सपोर्ट करने के साथ साथ हमें कई बारी हमें हेल्प लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि हमें साइकोलॉजिस्ट की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेने की जरूरत पड़ सकती है, या पीडियाट्रिशियन की हेल्प लेने की जरूरत पड़ सकती है, या थेरेपिस्ट की हेल्प लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। ये देखते हुए कि बच्चे का किस तरह का बिहेवियरल इशू वो शो कर, क्या उसकी इंटेंसिटी। ठीक है मैम। तो जैसे गुस्सा और जिद दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चा जब गुस्सा होता है तब जिद भी करता है। तो वो एक एज के साथ में ठीक हो सकता है, या उसमें भी सुधार के लिए पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है? मैंने कहा कि जरूरत बच्चा
साथ मार्केट जा रहे हैं, कोई उन्हें खिलौना पसंद आया, मम्मी ने उन्हें वो खिलौना दिलाने से मना कर दिया, तो कई बार क्या होता है कि वो रोने धोने लगते हैं, मम्मी को गुस्सा करने लग जाते हैं, कई बार जमीन पे भी लेट जाते हैं। तो ये बिहेवियर एक तरह से मतलब अधिकतर बच्चे इस एज के जो होते हैं वो शो करते हैं। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है कि आपको ही मारना पीटना शुरू कर रहा है, या जैसे हम देखते हैं कि कई बड़े जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, या कई बार क्या वो तो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, चीजों को फेंक रहे हैं, अपनी क्लास से इंटरमिंगल नहीं हो पा रहे हैं, क्लास में अपने पीयर्स के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनकी चीजें उठा के फेंक रहे हैं। तो ये बिहेवियर जो है इट शोज अ कंसर्न कि आपको मतलब ध्यान देखना है कि बच्चा इस तरह से क्यों कर रहा है, क्या उसका ट्रिगर है, और उसमें आपको फैमिली में भी आपको इसके बारे में जानकारी लेने की जरूरत पड़ेगी, और फैमिली में किस तरह का एटमॉस्फेयर है ये जानने की जरूरत पड़ेगी कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। जनरली क्या होता है बच्चों के अंदर जब भी कभी वे बिहेवियरल इश्यूज इमर्ज होते हैं तो उन केसेस में बहुत बारी उसके फैमिली के जो सर्कमस्टेंसेज हैं या जो इन्वायरमेंटल रीजंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जेनेटिक रीजंस भी रोल प्ले करते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं जिसके कारण से वो बच्चे ने इस तरह का बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट कर लिया होता है। जी। तो अगर ये बार बार हो रहा है और अब बच्चे अपने आप को भी हार्म पहुंचा रहा है वो और दूसरों को भी हार्म पहुंचा रहा है, तो हमें ध्यान देने की जरूरत है। मैम जैसे आपने बताया कि बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं और दूसरों को भी चोट पहुंचाते हैं, तो ऐसे में उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उनका ट्रिगर क्या है, क्या ऐसी बात है जो उन्हें उकसाती है गुस्सा करने के लिए। क्या कहीं ऐसा हो रहा है उनको रेडिक्यूल किया जा रहा है, या कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हो रहा है। जैसे इंडियन सोसाइटीज में हम देखते हैं कि मेल चाइल्ड एंड गर्ल चाइल्ड में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, या उन्हें बहुत ज्यादा कंपेयर किया जा रहा है उनके सिबलिंग्स के साथ या उनके दोस्तों के साथ, या कई बार क्या होता है पेरेंट्स बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट टाइप के होते हैं तो बच्चे को भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक भी गलती ना करे, तो जिससे कि उसके अंदर क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है, और फ्रस्ट्रेशन के कारण से उस फ्रस्ट्रेशन को वेंट आउट करने के लिए वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। बहुत बारी उसके कुछ अंडरलाइन कॉजेज भी हो सकते हैं जिसके कारण से भी उसके अंदर एग्रेशन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वो एकेडमिक स्ट्रेस है, पढ़ा रहे हैं क्लास में और बच्चा जो है उसको समझ नहीं पा रहा है, तो भी उसके बार बार उसको अगर प्रेशराइज किया जा रहा है अपना होमवर्क करो, बिना ये जाने कि उसका रीजन क्या हो सकता है कि नहीं कर रहा। हो सकता है कि बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी हो, या हो सकता है कि उसका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उसको वो कंसेप्ट समझ ही ना आ रहा हो और वो उसकी बात को कोई समझ नहीं पा रहा है, अपना व्यू पॉइंट वो बता ही नहीं पा रहा है और वो उसकी तरफ से समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण से भी बच्चा जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। मैम क्या हम इस तरीके की बिहेवियर प्रॉब्लम को मेंटल हेल्थ से हम रिलेट कर पाएंगे कि बच्चे का मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है? हाँ, कुछ एक्सटेंट तक, क्योंकि अगर वो एग्रेशन शो कर रहा है तो ये शो कर रहा है कि उस बच्चे के अंदर कोई ना कोई तो मेंटल इशू चल रहा है। वो कितना सीवियर है इस बात के लिए वो डिपेंड करेगा कि उसका कितना इंटेंस बिहेवियर वो शो कर रहा है, कितना ज्यादा एग्रेसिव या इंटेंस बिहेवियर वो शो कर रहा है, या कोई और भी बिहेवियर जो भी है। तो हमें उसके मेंटल हेल्थ को तो सबसे पहले ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही उसकी मेंटल वेलबींग होगी वो इस तरह के बिहेवियर्स नहीं शो करेगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम फैमिली में देखें कि उसके रोल मॉडल्स क्या है। कई बार क्या होता है कि बच्चे में कुछ इस जैसे हम एग्रेशन की बात करें या गुस्से की बात करें तो वो देखता है कि मेरी फैमिली में, अपनी फैमिली में वो देखता है ये कि अगर जोर जोर से चिल्लाया जाता है, गुस्सा किया जाता है, या अपनी बात मनवाने के लिए चीखा चिल्लाया जाता है तो वो बात उसकी पूरी हो जाती है। तो एक तरह से उसके अंदर ये रीइंफोर्स हो रहा है कि मैं अगर इस तरह से बिहेव करूंगा तो मेरी बात को मान लिया जाएगा और मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप जो बता रहे हैं वो यही है कि एनवायरमेंटल जो इफेक्ट्स है वो मेजर पॉइंट है बच्चे की बिहेवियर चेंजेस में।
हाँ, अगर बच्चे जी के अंदर कोई डेवलपमेंटल इशू नहीं है, जैसे कि बच्चे के अंदर अगर किसी तरह का हम कहें अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर नहीं है जी या हाइपर एक्टिव चाइल्ड नहीं है वो, तो उस तरह के ज्यादातर केसेस में, या उसके अंदर हम ये कहें कि किसी तरह का सेरिब्रल इश्यूज नहीं है उसके अंदर, तो अधिकतर केसेस में क्या होता है कि ये जो है इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं जिसके कारण से बच्चा जो है इस तरह के बिहेवियर्स जो है बिहेवियरल इश्यूज बच्चे के अंदर पैदा होती है। मैम जनरली पेरेंट्स की एक शिकायत होती है कि उनका बच्चा वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट है बट पढ़ाई में उसका फोकस नहीं हो पाता, या जो वो याद करता है वो कुछ टाइम बाद में भूल जाता है, या फिर जब आंसर देने का नंबर आता है तो उसका मेमोरी ब्लैंक हो जाता है। उस सीन उस वो प्रॉब्लम्स मैम थोड़ा सा आप बताइए, वो ऐसा क्यों है और उसका सॉल्यूशन क्या है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अक्सर पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि बच्चा एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वैसे तो वो एक्सट्रोवर्ट है, बाकी दूसरी एक्टिविटीज में काफी इंटरेस्ट लेता है, पार्टिसिपेट करता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले तो कि बच्चे का फोकस क्यों नहीं लग पा रहा, क्यों, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है वो बहुत ज्यादा उसका स्क्रीन टाइम हो, बहुत ज्यादा वो टीवी देख रहा हो या मोबाइल में टाइम स्पेंड कर रहा हो, माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहा हो, जिसके कारण से क्या है कि वो पढ़ने को या जो उसकी स्कूल की जो एक्टिविटीज है उनको वो प्रायोरिटी ना देता हो, जैसे कि मतलब और सब काम कर रहा है और इसके बाद लास्ट में एक टास्क बचा है कि मुझे स्कूल का होमवर्क भी करना है, तो उसको खत्म कर रहा है और जल्दी जल्दी वो केयरलेसली उस काम को खत्म कर रहा है जी। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसका फोकस ही नहीं उसके ऊपर हो रहा क्योंकि वो इतना ज्यादा थक गया है और इस कारण से वो फोकस नहीं कर पा रहा। कई बार क्या है कि वो ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर स्लीप उसको ना मिल रही हो, घर में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही हो, जैसे कि मैरिटल डिस्कॉर्ड चल रहा हो, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही हो या डिवोर्स का सीन हो रहा हो या किसी ऐसे इंडिविजुअल की डेथ हो गई हो फैमिली में जिससे कि बच्चा बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, या उसका स्कूल चेंज हो गया हो, या कई बार क्या होता है कि उसका फ्रेंड जो है बच्चे का वो अलग क्लास में चला गया है या अलग स्कूल में चला गया, कुछ इश्यूज इस तरह का इशू भी हो सकता है। और कई बार ही अगर हम देखें कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि हो सकता है कि बच्चा जो है वो क्लास में जो सिखा रहे हैं या तो उसको वो बहुत आसान लग रहा है या वो बहुत मुश्किल लग रहा है। इस केस में जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चा फोकस ही नहीं कर रहा है या उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर आ रही है, तो उस केस में क्या है कि बच्चे को जो एकेडमिक टास्क है या तो वो इतने ज्यादा टफ लग रहे हैं कि वो बच्चा उनको उस बच्चे की बियॉन्ड कॉग्निटिव कैपेसिटी है तो वो बच्चा उनको नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है कि बच्चा जो है उसमें किसी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी हो, या ये भी देखने की जरूरत हो सकती है कि उसका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो, तो हमें उसको इस तरह की एक्टिविटीज करानी चाहिए जिससे अटेंशन स्पैन को हम एनहांस कर सकें, उसको इंक्रीज कर सकें जी। और एक और कारण ये भी हो सकता है मैम कि जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका है वो बहुत बोरिंग तरीका हो, जिसमें कि बच्चे को मजा ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, मतलब लर्निंग उसको फनी नहीं लग रही है जिसके कारण से उसका इंटरेस्ट ही उसके अंदर डेवलप नहीं। मैं वही चीज पे मैं बोलने वाली थी कि हो सकता है कि स्कूल में या क्लास टीचर का कुछ रोल इसमें इफेक्ट कर रहा हो, जो कि आपने बता दिया है। मैम ADHD का जो सिम्टम है वो क्या हो सकता है? देखिए, वैसे जो ADHD है जिसे हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जी, इसके सिम्टम्स अगर पेरेंट्स थोड़े से विजिलेंट हैं तो बहुत स्टार्टिंग में ही नजर आ जाते हैं। जैसे इन बच्चों को जनरली अगर आप देखें, पेरेंट्स देखते हैं तो क्या है, कई बार इनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स थोड़े डिले हो जाते हैं जी। दूसरी बात ये है, इनका स्लीप जो है ये बहुत डिस्टर्ब्ड होती है, इनकी जो ये सोते नहीं है बहुत, क्योंकि ये हाइपर एक्टिव है तो ये बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं इनके अंदर एनर्जी होती है, जिसके कारण से जब तक वो एनर्जी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होगी वो बच्चा जो है वो एक्टिव रहेगा जी। उस कारण से क्योंकि ये अटेंशन डेफिसिट होता है तो किसी भी काम पे वे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाते तो इस कारण से ध्यान नहीं रख पाते हैं
इंस्ट्रक्शंस को पूरा सुन नहीं पाते हैं, कई बार उन इंस्ट्रक्शंस को भूल ही जाते हैं कि जो बोला जा रहा है उनको करने के लिए, एक तो उनका ध्यान नहीं है और दूसरा वो उसको भूल गए। तो इससे कई बार क्या होता है कि हाइपर एक्टिव है, तो साथ साथ क्या होता है कि इनको जैसे कि घूमते रहते हैं क्लास में, कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली चक्कर लगा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, चीजों को पकड़ रहे हैं, उठा रहे हैं, दूसरे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं और दूसरी एक्टिविटीज में लग रहे हैं। तो इन सब से पेरेंट्स जैसे शुरू में ही उन्हें पता लग जाता है कि अगर उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, बच्चे के माइलस्टोन्स डिले हो रहे हैं, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि बच्चे में अटेंशन डेफिसिट, बार बार बच्चा गिर रहा है या वो समझ नहीं पा रहा है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि चांसेस हैं बच्चे के अंदर, एक बार ही हमें डॉक्टर को जाके दिखा लेना चाहिए, पीडियाट्रिशियन को, कि इसके अंदर अटेंशन डेफिसिट हो सकता है या नहीं हो सकता है। और फिर जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाते हैं तो वो दूसरे बच्चों को साथ इंटरमिंगल नहीं कर पाते, डिस्टर्ब करते हैं, कई बार वो एग्रेसिव भी हो जाते हैं, इस कारण से दूसरे लोग उनके साथ अवॉइड करते हैं इंटरेक्ट करना। तो ये सब भी कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं। मैम जनरली क्या होता है, कुछ बच्चे एक टाइम पे आके अपने आप को सेफ रखने के लिए या अपने काम को इजी करने के लिए झूठ बोलना सीख जाते हैं, झूठ बोलते हैं और कहीं ना कहीं कुछ बच्चे चोरी भी करते हैं। तो ये आदत कब डेवलप होती है और इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? जैसे आपने कहा कि बच्चे झूठ बोलते हैं जी, तो एक्चुअली ये अलग अलग एज ग्रुप की बात है। जैसे छोटा बच्चा है, अगर उसने कुछ उसे पसंद आया, उसकी मम्मी ने किचन में रखा है, उसने बिना पूछे मम्मी से खा लिया और मम्मी को बोल दिया उसको बिल्ली खा गई या चूहे ने खा लिया, तो ये क्या है कि बच्चे को, अभी बच्चा बहुत छोटा है, उसे समझ नहीं है इस बात की कि मुझे ये किसी चीज को अगर लेना है तो मुझे उसको पूछ के लेना है जी। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चा जैसे प्री स्कूल ईयर्स में जाने लगता है, तो प्री स्कूल ईयर्स में क्या है कि अभी भी उसकी कॉन्शियस जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। किसी चीज को देखता है कि उसके फ्रेंड के पास या उसके क्लासमेट के पास है, उसे वो बहुत पसंद आती है, तो उसको लगता है कि ये मैं भी ले सकता हूँ, और मतलब मेरे और तेरे में फर्क नहीं जानता वो, तो उसको रख लेता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो क्या होता है कि वो अब उन चीजों को पोजेस करने की कोशिश करता है, या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर शो करता है कि मेरे को अगर मैं अननोटिस्ड हूँ, क्लास टीचर मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तो किसी की चीज उठा लेना उस कारण से हो सकता है। फिर कई बार क्या होता है, पेरेंट्स के डर से कि मैं अगर अपने मम्मी पापा को ये बात बताऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। जैसे स्कूल एज में है बच्चा, 10-11 साल का है, अब वो देख रहा है मेरे मार्क्स कम आए हैं, या उसने तो उसको लगता है कि नहीं मैं मम्मी पापा को बताऊंगा तो मुझे इसमें मेरे मम्मी पापा गुस्सा कर सकते हैं, हो सकता है कि मेरी पिटाई भी लगा दें, तो वो उस चीज को छुपाने के लिए भी झूठ बोलता है। जैसे अक्सर आपने सुना होगा, बच्चे कहते हैं कि अगर वो किसी एग्जाम में फेल हो गए, पूरी क्लास ही फेल हो गई, 1 या 2 बच्चे ही पास हुए हैं, पेपर भी बहुत टफ आया था, टीचर ने पढ़ाया ही नहीं था, तो क्या है कि वो अपनी एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए, और अगर सच बताएगा कि उसने ठीक से नहीं पढ़ा या उसके नंबर, तो उसको डर है कि उसको डांट पड़ेगी, तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए भी कई बार बच्चे जो है वो झूठ बोलते हैं जी। अब आती है बात चोरी करने की, तो चोरी करने में भी हम कह सकते हैं कई बार केसेस क्या होता है कि बच्चे बहुत इम्पल्सिव होते हैं, इम्पल्सिविटी, आउट ऑफ इम्पल्सिविटी भी बच्चे जो है चोरी कर लेते हैं कि नहीं, मतलब उनको कोई एज सच कोई जरूरत नहीं होती उस चीज की, लेकिन उनको लग रहा है कि इसको मुझे उठा लेना चाहिए या मुझे अटेंशन सीख करनी है, तो मैं क्या करूं कि इस चीज को उठा के कहीं और रख दिया, उसको मे भी अपने पास ना ले वो, पर उसको उठा के किसी और जगह पे रख सकते हैं, जिससे कि दूसरा पर्सन जो है जिसकी चीज है उसको ढूंढेगा और उसको इधर उधर थोड़ा परेशान होगा, तो उसको देख के उनको लगता मजा आता है, उनको अच्छा लगता है और उनको लगता है कि वो मुझसे पूछेंगे और इस तरह से मुझे अटेंशन मिलेगी। कई बार फाइनेंशियल रीजंस भी हो सकते हैं जिसके कारण से भी बच्चा चोरी करता है, और बहुत बारी क्या होता है कि बच्चे ने अगर कुछ चोरी करी है या झूठ बोला है, जैसे सपोज अगर उसने चोरी करी है और पेरेंट्स उसको
ये नहीं समझा पाते हैं कि ये गलत है, आपको नहीं करना चाहिए था, आप इसको वापस करके आइए और आप उसको सॉरी बोलिएगा, अपोलोजाइज करिएगा, तो बच्चा ग्रेजुअली जो है मतलब इसको समझने लगता है कि इट इज नॉर्मल। वो स्टील कर सकता है या वो झूठ बोल सकता है, झूठ बोल के अगर वो एक किसी कॉन्सिक्वेंस से बच गया तो वो ग्रेजुअली एक उसके अंदर हैबिट बन जाती है और धीरे धीरे मैनिपुलेशंस और ये सब चीजें वो जो है सीख जाता है बच्चा जी। तो इस केस में अगर जी बताइए बताइए। हाँ, इस केस में अगर हम देखें तो इसमें भी उसकी जो फैमिली का एनवायरनमेंट है, पेरेंट्स है या स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, मतलब जिनके साथ भी बच्चा इंटरेक्ट करता है, तो हमें ये देखने की बहुत ज़रूरत है कि उस एनवायरनमेंट में बच्चा जो है अपने आप को एक्सेप्टेड फील करे, उसके पास एक ऐसा इंडिविजुअल हो जिसके साथ कि वो खुलकर बात कर सकता है, डर महसूस ना करे वो। तो अगर वो खुलकर बात कर सकता है तो वो उसको समझा सकते हैं, उसको प्यार से बात कर सकते हैं और उसके नेगेटिव बिहेवियर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अगर कोई उसकी चीज ले ले तो उसको कैसा लगेगा, ये हम उसको समझा सकते हैं तो बच्चा जो है वो समझ पाएगा जी। और बड़ी बात ये होगी उसके रोल मॉडल्स किस तरह के। जी मैम, रोल मॉडल की आप बात कर रहे हैं, वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जी वही मैं पूछने वाली थी। पेरेंटिंग और बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो कितना इम्पोर्टेंट है बच्चे की परवरिश में, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, उसके स्वभाव को अच्छा बनाने के लिए एज अ पेरेंट कुछ टिप्स मैम आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये टिप्स हैं और एज अ पेरेंट उनको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए यदि वो छोटे बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ बताइए। हाँ जी, एक्चुअली पेरेंट इसके अंदर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जी। अगर हम देखें कि हम अपने आसपास भी देखें तो सारे पेरेंट्स तरह से जनरली बिहेव साथ साथ ही जैसे कई पेरेंट्स होते हैं, आपने फैमिलीज में भी देखा होगा कि बच्चे एक पेरेंट्स के साथ, एक मदर या फादर के साथ ज्यादा ओपन होते हैं और दूसरे के साथ कम होते हैं। कई बार पेरेंट्स जो हैं बच्चों के साथ इस तरह से बिहेव करते हैं कि हम ही सब कुछ जानते हैं और आपको हम जो कह रहे हैं वो आपको फॉलो करना है। जैसे कि हम कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं, उनको लगता है कि जो वो बात कह रहे हैं वही बच्चे के लिए अच्छा सोच सकते हैं, इसमें बच्चे को इन्वॉल्व करने की, बच्चे से इसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि कुछ फैमिलीज में इस तरह के भी पेरेंट्स होते हैं कि वो बच्चे के साथ बात करते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके लेवल पे आकर उसकी जो इश्यूज हैं उनको समझते हैं और उसको समझाते हैं। कई बार कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो भी हो रहा है चल रहा है बच्चे के साथ, वो बहुत ज्यादा बॉदर्ड नहीं है, अपने ही काम में वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, ज्यादा टाइम तक नैनी कर रही हैं, या कोई भी उन्होंने अगर जो कोई और हेल्प जो है चाइल्ड हेल्प उन्होंने ले रखी है तो वो कर रही हैं उसका काम, और वो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है बच्चा कैसा, उसके क्या किस तरह से बिहेव कर रहा है, कैसे उसके परफॉर्मेंस आ रही है, एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है। कई बार ऐसा होता है। तो इस तरह की और कई फैमिली में भी इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे के साथ ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करें, ज़्यादा क्वालिटी टाइम डिवोट करें, पर क्योंकि उनके हो सकते हैं जॉब रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, उनके अपने कुछ और मेंटल स्ट्रेसेस हो सकते हैं, फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रही होती हैं, हो सकता है उस कारण से वो डिवोट टाइम नहीं कर पाते। तो और कई बार मैं ये नहीं कहूँगी हमेशा पेरेंट्स जो है एक जैसा ही बिहेव करते हैं। कई बार वो जैसे मैंने कहा अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हैं, वो बच्चों से बात भी करते हैं और कई बार नहीं भी करते, अलग अलग तरह से भी इस तरह से बिहेव करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, तो बच्चे के अंदर एक तरह का
इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है, इनकॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप होता है कि हम सब कुछ हम तो कोई भी काम ठीक से कर ही नहीं सकते, हमारे पेरेंट्स ही सब काम हमारे लिए, या हमसे जो भी कोई बड़े हैं वो ही उसके बारे में सीख सकते हैं, तो उनके अंदर अपनी एबिलिटीज के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जैसे जो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, तो बच्चा जो काम खुद कर सकता है वो भी उसको करने नहीं देते। जैसे छोटा बच्चा होता है, थोड़ा बड़ा हो तो को बाल बनाना नहीं आता, वो जो है कपड़े पहनने ठीक से नहीं आता, बटन सीधी लगा लेता है। तो कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, टाइम है उनके पास, ऑफिस में जाना है, तो वो बच्चे का काम खुद ही कर देते हैं बजाय कि बच्चा करे। तो उससे क्या है कि बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंस की ट्रेनिंग जो है वो नहीं हो पाती, वो बच्चा समझ नहीं पाता कि उसको अपने आप करने का उसको मौका ही नहीं मिलता, तो ऑटोनॉमी उसके अंदर डेवलप ही नहीं हो पाती, इनिशिएटिव लेने की जो फीलिंग है वो उसके अंदर, बच्चे के अंदर डेवलप नहीं हो पाती है। और इसी तरह से अगर बच्चे के पेरेंट्स जो है बच्चे के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, तो बच्चे को पता ही नहीं लग पाता कि क्या गलत है और क्या सही है, तो नहीं मिल पाती, और वो कई बार कहता है कि गलत, और लेटर ऑन अपनी लाइफ में एंटी सोशल बिहेवियर्स में भी इंडल्ज हो सकता है। तो इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर पेरेंट्स जैसे हम कहते हैं कि बच्चों के साथ मिलकर बात करते हैं, बच्चों के इश्यूज उनके साथ बात करते हैं, उनको प्रोएक्टिवली आने वाली सिचुएशंस के बारे में बताते हैं, तो बच्चा जो है अपने आप कॉन्फिडेंट फील करता है, पेरेंट्स के साथ उसका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो जब भी कभी एक इशू में होगा, अगर कोई उसे इशू आया, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ उसको खुलकर ओपनली डिस्कस कर सकता है। तो बेहतर होगा कि हमेशा जब भी हम बच्चे के लिए कुछ सोच रहे हैं या बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हम बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करें, उसको लेकर उसके भले के लिए सोचें, तो ये बेस्ट पेरेंटिंग होगी। जी, आप मैम आज आपने काफ़ी अच्छी चर्चा की है और बहुत अच्छी बातें बताई हैं एज अ पेरेंटिंग पे क्या ध्यान देना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं फोकस करने के लिए शुरू से ही, और इम्प्रूवमेंट की बहुत नीड होती है। सारा आपने सोल्यूशन मैम बताया है। आज आपने बहुमूल्य मैम अपना समय दिया, अपना ज्ञान हमारे दर्शकों के साथ में साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और आज की हम चर्चा भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि फिर वापस दोबारा हम किसी अच्छे टॉपिक पर हम वापस आएंगे और आपके ज्ञान को साझा करेंगे अपने दर्शकों के साथ में। और एक बार फिर से मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद मैम। थैंक यू शिल्पी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करने के लिए, और आप मुझे इस चैनल पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आपका साधुवाद। और आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी सभी को पसंद आएगी और इसको आगे वो यूज कर पाए। जी जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।